आप सभी जानते हैं कि मैं लोकतांत्रिक आवाज़ का राष्ट्रीय संयोजक हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं किया हूं, और ना ही मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। लेकिन दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सांसद हैं मनोज भैया। अब 2-3 मुलाकात में व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानने लगा। तो मैं जब वीडियो बनाऊंगा या कभी कोई मनोज भैया पे चर्चा होगी तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर उनके प्रति हमेशा रहेगा। आज मैं दर्शकों को एक कहानी बताना चाहता हूं। जब मैं जून या जुलाई 2022 में आम आदमी पार्टी के गोपाल राय से मिला था, तो हमने गोपाल राय जी को उसी समय कहा था कि आम आदमी पार्टी जिस रास्ते पे जा रही है गुजरात में, आपका ईशुदान गढ़वी जिस प्रकार से जो है पार्टी को लेके जा रहा है, मैं उनको लिख कर दिया था 8% वोट आपको मैक्सिमम आएगा। अब दोस्तों, जून में कही हुई बात दिसंबर में थोड़ा फेर हुआ और वो 12% पे जाके रुका। आज मैं उसी तरह लगभग 8 महीने पहले प्रशांत किशोर जी को कह रहा हूं कि आप जन स्वराज पार्टी बना लीजिए, लेकिन आज की स्थिति ये कहती है कि आप 5 से लेकर के 7% वोट जो है वो लाने में सफल होंगे, और वो 7% वोट यादव और मुस्लिमों का आप काटने के फिराक में हैं, जिससे कि बीजेपी और आरजेडी के बीच जो है गैप बड़ा हो जाए और बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर के 90+ पहुंच जाए और नीतीश कुमार को जो है गद्दी से उतार दिया जाए। प्रशांत किशोर का नज़र है कि यादव में से अगर 5% यादव भी हम अपनी ओर खींच लें, या हम 3 खींचें, 2 बीजेपी की ओर चला जाए, कुल मिला के अगर आरजेडी को 5% का यहाँ पे नुकसान हो जाए, कुछ एनडीए में चला जाए, कुछ प्रशांत किशोर में चला जाए, तो बीजेपी यहाँ इंडिया गठबंधन घट के 33% हो जाता है, और तब जो है दोनों के बीच में 11% का गैप आ जाता है। सावधान बिहार की जनता, प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। मैं लोकतांत्रिक आवाज करके अपना चैनल चलाता हूं, लेकिन कल को हो सकता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, कांग्रेस ज्वाइन कर लूं, जनता दल यू ज्वाइन कर लूं, कोई भी XYZ पार्टी यदि ज्वाइन कर लूं, तो ज्वाइनिंग के बाद मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पार्टी के पक्ष में ही हमेशा बोलूं और पार्टी के विकास के लिए ही काम करूं। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में आज बिहार की जनता को हाथ जोड़कर नमन करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है सावधान बिहार की जनता। प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, मतलब कि आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये पूरी तटस्थता के साथ आपके सामने रख रहे हैं मुद्दों को। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि बिहार की जनता को सच्चाई पता चले और फिर बिहार की जनता वोट देते समय ये सोच करके वोट दे कि कहीं हम वोट प्रशांत किशोर जी का सरकार बनाने के लिए दे रहे हैं, कि कहीं अपना वोट हम खराब तो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कि ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ, तो हम सभी जानते हैं कि अभी थोड़े ही दिन पहले बिहार के आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता जगतानंद सिंह जो हैं, वो अपने आरजेडी कार्यकर्ता को एक चिट्ठी लिखे
कि प्रशांत किशोर का जन सुराज एक राजनीतिक दल होने वाला है, इसलिए आरजेडी का कोई भी कार्यकर्ता इसमें शामिल नहीं होगा, और अगर होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद जब ये लेटर बवाल पकड़ा, बवाल पकड़ना ही है, तो एक पत्रकार के सामने जगतानंद सिंह कहते हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। अब मैं अपनी बात अंत में कहूँगा, पहले मैं प्रशांत किशोर जी के कुछ उदाहरणों को पर चर्चा करें। सबसे पहले दोस्तों, आप ये समझिएगा कि प्रशांत किशोर जी किनके साथ काम किए। तो सबसे पहले प्रशांत किशोर जी अपने जीवन में भारत में पहला काम भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 में किए। फिर प्रशांत किशोर जी, मैं बिहार के कंटेस्ट में बात कर रहा हूं, इसलिए मैं अरविंद केजरीवाल और ममता दीदी के बारे में नहीं बोलूंगा। इसके बाद प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार जी के साथ काम किए। यानी प्रशांत किशोर जी का प्रारंभिक इतिहास या राजनैतिक बचपन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के गोद में जो है खेलते हुए आगे बढ़ा है। जाहिर है कि जब आप किसी के लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो आपकी विचारधारा कहीं न कहीं उनके पक्ष में रहेगी, ये एक तर्क कहता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं लोकतांत्रिक आवाज़ का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं किया हूँ, ना ही मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लेकिन दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सांसद हैं मनोज भैया। अब 2-3 मुलाकात में व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानने लगा। तो मैं जब वीडियो बनाऊंगा या कभी कोई मनोज भैया पे चर्चा होगी तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर उनके प्रति हमेशा रहेगा। उसी तरह से प्रशांत किशोर जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लिए काम किए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो है उनके अंदर वो बायसनेस होगा। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात का खंडन जरूर करूँगा कि यदि प्रशांत किशोर जी ही नहीं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे तो उसे आपको गलत नहीं ठहराना है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हर एक व्यक्ति को छूट है कि वो किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़ करके और उसके विचारधारा के आधार पर उनके विचारों को फैलाने और उनके जीत के लिए जो है अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए भविष्य को कोई नहीं देखा है। कल मैं यदि किसी भी पार्टी में ज्वाइन कर लूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन कर लूंगा, कोई भी पार्टी हो सकता है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान में मैं किसी पार्टी में नहीं जुड़ा। मैं लोकतांत्रिक आवाज़ करके अपना चैनल चलाता हूं, लेकिन कल को हो सकता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, कांग्रेस ज्वाइन कर लूं, जनता दल यू ज्वाइन कर लूं, कोई भी XYZ पार्टी यदि ज्वाइन कर लूं, तो ज्वाइनिंग के बाद मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पार्टी के पक्ष में ही हमेशा बोलूं और पार्टी के विकास के लिए ही काम करूं। तो वैसे ही अगर प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लिए डायरेक्ट कोई काम करते हैं प्रत्यक्ष, तो ये इस पर कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। ना तेजस्वी यादव को नाराज होना चाहिए और ना ही जगतानंद सिंह जी को होना चाहिए। लेकिन समस्या कहाँ से शुरू होती है? समस्या शुरू वहाँ से होती है
कि जब आप एक कुशल रणनीतिकार होते हैं प्रशांत किशोर जी, और उस कुशल रणनीति को इस प्रकार से जो है बिहार में ग्राफ्ट करने का प्रयास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से हम मदद करा दें, तो आपको लोग बी टीम कहना पसंद करेगा। और मेरा दृष्टिकोण है कि ये गलत है। डायरेक्ट करिए जो करना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं दुनिया का सबसे तटस्थ इंसान हूं, लेकिन आप देखिए, मैं पप्पू यादव जी का भी भाषण रख दिया हूं, मैं राहुल गांधी का भी भाषण रखा हूं हिंदुत्व वाले मुद्दे पे, चैतर वसावा के विरोध में भी बनाया। और सबसे बड़ी बात मैं जो आज कहने जा रहा हूं कि मैं आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व का कोई वीडियो नहीं रखा। हाँ, प्रधानमंत्री सबके हैं। चुनाव के बाद जब वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे और हो जाते हैं तो कोई भी हो, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका फोटो हम लगा सकते हैं। लेकिन कोई नेता अगर ये कहेंगे कि के बारे में आप, तो वो मैंने नहीं किया है। तो प्रशांत किशोर जी कैसे भारतीय जनता पार्टी के बी टीम लगते हैं जगतानंद सिंह के द्वारा, वो मैं आपको बताऊं। एक गांव में प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि तुम लोग लालटेन को वोट दोगे और राज्य का विकास कैसे होगा। ये अटैक आरजेडी पर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी, आपके सभाओं में जब आप पहुंचते हैं मुस्लिम बाहुल क्षेत्र सीमांचल, तो ओवैसी जी के पार्टी का जिला अध्यक्ष दिखाई देता है। आप किसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उसको देखिए। प्रशांत किशोर जी, आपने जितनी सभाएं की उनमें से अधिकांश जो है गांव या सभा या तो आरजेडी का कोर वोटर है या वो मुस्लिम गांव है। मैं प्रशांत किशोर जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी, आप तो प्रशांत किशोर पांडे हैं, तो कोई पांडे जी के गांव में गए थे क्या? मैं और भी कुछ तर्क देना चाहता हूं दोस्तों। आप बार बार देखिए, प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर हमला करते हैं या नीतीश कुमार पर हमला करते हैं। उसका कारण है, प्रशांत किशोर जी ये नहीं चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव जो है वो नंबर 1 पार्टी हो जाए या नीतीश की पार्टी मजबूत रहे और बीजेपी को पिछले सीट पर बैठ करके ड्राइविंग करना पड़े। ये प्रशांत किशोर जी नहीं चाह रहे। मैं एक उदाहरण दे करके बताना चाहता हूं कि पहले तो मुझे ये लगा था कि प्रशांत किशोर जी अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 करना चाहते हैं। वो तो ठीक है, कल मुझे लगे कि मैं अपनी नई पार्टी बना करके चुनाव लड़ूं तो कोई बात नहीं है। लेकिन जगतानंद सिंह जी के बयान के बाद मैंने पूरी तटस्थता के साथ जब प्रशांत किशोर जी के कई भाषणों को देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि इनका 2 ही उद्देश्य है। पहला, आरजेडी को कमजोर करना और दूसरा नीतीश कुमार को कमजोर करना, जिससे भारतीय जनता पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ जाए और फिर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो जाए। देखिए दोस्तों, मैं कैसे आपको बताना चाहता हूं। अभी बिहार की राजनीति में जरा इधर रखता हूं, यह है प्रशांत किशोर के बिना, और यहां पर होगा प्रशांत किशोर जो करना चाह रहा है उसके बाद क्या होगा। अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करें, मैं
उस पर एनालिसिस नहीं करने जा रहा हूं कि लोकसभा में किसको कितनी सीटें मिली। ऑब्वियसली लोकसभा में नरेंद्र मोदी साहब एक कैंडिडेट थे प्रधानमंत्री के रूप में, तो वहां पर जो है वोटिंग का ट्रेंड अलग होगा। और जब ये उथल पुथल वाली राजनीति बिहार वाली होगी तो वोटिंग ट्रेंड अलग होगा। इसीलिए वोट बैंक देखिए क्या है। इंडिया गठबंधन में यादव समुदाय जो 12% हैं वो है। इंडिया गठबंधन में मुस्लिम समुदाय लमसम 18%, ऐसे 21% है ऑफिशियल आंकड़ा, ये है। और जिस प्रकार से इस बार आरजेडी ने कुशवाहा प्रत्याशी के ऊपर मेहरबानी दिखाया, तो उससे हमें लगता है कि 2% कुशवाहा वोट भी इनके पास टोटल का, मैं बहुत छोटा सा बोल रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका नतीजा है कि 2-1-3-2-5 और 2-1-3 यानी 35% वोट तो आरजेडी के पास फिक्स वोट है। और अब चुनाव के समय मुद्दे और इसके आधार पर वोट प्लस और माइनस होगा। जैसे इसमें कांग्रेस का परंपरागत वोट भी जुड़ेगा, 1-2% राजपूत जाति वोट दे दे, ऐसे करके। अगर आप एनडीए गठबंधन की बात करें तो भूमिहार जाति का ज़्यादातर वोट जो है, मैं 4% लिख रहा हूं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो एनडीए के पास। भूमिहार जाति के बाद एससी का एक बड़ा वोट बैंक लगभग 10%, कुछ तो इधर भी आएगा, वो एनडीए के साथ है। और मैं किसी जाति में नहीं जा रहा हूं, नीतीश कुमार का अपना 15% वोट जो है से 18% वोट वो भी इसमें जुड़ेगा। राजपूत जाति का बिहार में नाराजगी बीजेपी से कम है, 3% रखिए। और बीजेपी का अपना जो कोर वोट होता है कि वो देगा ही देगा, तो वो भी मान के चलिए 10%। ये है वोट स्विंग और शिफ्ट बाद में। तो 14 और 15 29, 10 39, 3 42, यानी कि गैप आ रहा है 7% का। तो यहाँ पर हम एससी वोट भी ले लिए। अगर कुछ एससी मान लेते हैं कि 3% अगर आरजेडी के पास हो, तो ये 4 या 5% के गैप पर अभी दोनों पार्टियां हैं। प्रशांत किशोर क्या चाह रहे हैं वो बता रहे हैं। प्रशांत किशोर का नज़र अन्य ओबीसी जाति जो है वो स्विंग करेगा। प्रशांत किशोर का नज़र है कि यादव में से अगर 5% यादव भी हम अपनी ओर खींच लें, या हम 3 खींचें, 2 बीजेपी की ओर चला जाए, कुल मिला के अगर आरजेडी को 5% का यहाँ पे नुकसान हो जाए, कुछ एनडीए में चला जाए, कुछ प्रशांत किशोर में चला जाए, तो बीजेपी यहाँ इंडिया गठबंधन घट के 33% हो जाता है। और तब जो है दोनों के बीच में 11% का गैप आ जाता है। उसके बाद प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोल रहे हैं, यानी वो नीतीश के वोट बैंक पर नज़र रखे हैं। क्योंकि इस 15% में उनको ऐसा लग रहा है कि 5% जो है कहीं नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता पर थोड़ा प्रभाव पड़ा है, कहीं इंडिया गठबंधन में ना चला जाए, उस 5% को जो है प्रशांत किशोर अपने साथ करना चाह रहे हैं। और प्रशांत किशोर सबसे बड़ा वो बीजेपी से इसीलिए दूरी दिखा रहे हैं कि मुस्लिम जो समाज है
जैसे ओबीसी को ओवैसी को कुछ वोट दे देता है, तो अगर मुस्लिम समाज 2 से 3% भी प्रशांत किशोर को दे दे तो प्रशांत किशोर को 12-13% वोट आ जाएगा। और ये मुस्लिम 3% भी अगर यहाँ लॉस हो गया तो 30% हो गए। ये 5% नीतीश वाला यहाँ लॉस हो गया इनको, तो ये 37% हो गए। 7% के गैप के कारण बीजेपी के कोर वोट में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। नीतीश का वोट गिरा, यानी एनडीए एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बीजेपी निकल जाए, और इंडिया गठबंधन में ये जो 75-77 सीट है आरजेडी का, इसको किसी तरह गिरा करके 60 पर ला दिया जाए, और 13% वोट आएगा तो 5 से 6 सीट इनको भी मिल जाएगा। ये गुजरात में आम आदमी पार्टी का देख लीजिए 12% में, तो 110 आ गया तो इनको भी बीजेपी बुला सकती है। और नीतीश कुमार कितना भी नीचे जाएंगे, 35 से 40 सीट आएगा ही, तो बीजेपी जब 100 पर पहुंच जाएगा तो वो दावा ठोक देगा कि नहीं, नीतीश कुमार अब पीएम सीएम नहीं रहेंगे। बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 100 सीट वाली है, जो बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना को कहा था कि हम 105 सीट जीते हैं और आप कम जीते हो तो सीएम हमारा होगा, वही जो है यहाँ पर बात होगी। अब जरा सोचिएगा दोस्तों कि ये गेम भारतीय जनता पार्टी यदि कर रही है तो गलत नहीं है, राजनीतिक पार्टियां करती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बी टीम का काम कर रहे हैं तो मैं हमेशा कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी गलत नहीं कर रहा है। कोई भी राजनीतिक दल जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगा, और ये हथकंडा कोई इलीगल नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर जी जिस तरह से बिहार की जनता को सब्ज बाग दिखा रहे हैं, जरा सोच करके देखिए कि अगर प्रशांत किशोर सफल हो गए, 10% वोट भी काटने में सफल हो गए, तो क्या वो जो उम्मीद दिखा रहे हैं बिहार की जनता को वो पूरा हो पाएगा? मैं प्रशांत किशोर जी से यही पूछना चाहता हूं कि आप बिहार में जो जन स्वराज पार्टी लेकर आएंगे, मेरा कैलकुलेशन है यही, और मेरा भी कैलकुलेशन गलत नहीं होता है, कि आप 12% वोट पार नहीं कर पाइएगा, एकदम अंतिम पर होइएगा। तब आज मैं दर्शकों को एक कहानी बताना चाहता हूं। जब मैं जून या जुलाई 2022 में आम आदमी पार्टी के गोपाल राय से मिला था, तो हमने गोपाल राय जी को उसी समय कहा था कि आम आदमी पार्टी जिस रास्ते पे जा रही है गुजरात में, आपका ईशुदान गढ़वी जिस प्रकार से जो है पार्टी को लेके जा रहा है, मैं उनको लिख कर दिया था 8% वोट आपको मैक्सिमम आएगा। अब दोस्तों, जून में कही हुई बात दिसंबर में थोड़ा फेर हुआ और वो 12% पे जाके रुका। आज मैं उसी तरह लगभग 8 महीने पहले प्रशांत किशोर जी को कह रहा हूं कि आप जन स्वराज पार्टी बना लीजिए, लेकिन आज की स्थिति ये कहती है कि आप 5 से लेकर के 7% वोट जो है वो लाने में सफल होंगे, और वो 7% वोट यादव और मुस्लिमों का आप काटने के फिराक में हैं, जिससे कि बीजेपी और आरजेडी के बीच जो है गैप बड़ा हो जाए और बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर के 90+ पहुंच जाए और नीतीश कुमार को जो है गद्दी से उतार दिया जाए। तो दोस्तों, मैंने अपने हिसाब से आज विश्लेषण किया, और मैं बिहार की जनता को यही कहूँगा कि इस प्रकार का एक्टिविटीज कोई भी लेकर के आपके राज्य में आता है
तो जोश में वोट मत दीजिएगा, होश में वोट दीजिएगा, क्योंकि जोश गंवाने के बाद 5 साल तक पछताइएगा। और अगर होश में वोट दीजिएगा, जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन अगर होश में वोट दीजिएगा तो 5 साल तक आप विनिंग पोजीशन में रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।